हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आपका स्वागत है एडीट्यूब पे, जो आपके लिए फ्री 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 ये चैनल है जहां पे हम अभी कवर अप कर रहे हैं ऑडिट। तो चलो बच्चों, बैठिए। आप सब, आई होप सो आप लोग अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। तो अब मई जस्ट ज्यादा दूर नहीं है, मई जस्ट आ गया है। तो साइड बाय साइड भैया आप अपनी चाहे लॉ की तैयारी हो, चाहे आपकी टेक्स हो, अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं या फिर दोनों ग्रुप दे रहे हैं ऑडिट की, तो साइड बाय साइड चलते रहो। एक बार मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ बच्चा लोग, कि अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है, थ्योरी सब्जेक्ट वैसे तो सारे प्रैक्टिकल है, बट हम थ्योरी कह देते हैं क्योंकि सिर्फ हम कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करते, लॉ, ऑडिट और एसएम। बेटा अगर अभी भी आपने लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी टाइम है। रोज एक क्वेश्चन लॉ का, रोज एक क्वेश्चन ऑडिट का, जो जो चैप्टर तुम कवर अप कर चुके हो, या जैसे इस चैप्टर में से एक ऐसे हमने किया, उसके कुछ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में से उठाओ और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आखिरी के 15 दिन के अंदर मैम मैं पूरे 15 क्वेश्चन लिख के देख लूंगा और दैट्स इनफ फॉर मी, तो वो काम नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, आप वहां पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर लिखने की, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन देके आनी है, तो जहां पे भी आपका लूप होल होगा, अभी आपके पास स्टिल टाइम है, वो आप करिए। हालांकि मैं इसमें सेशंस लेके आऊंगी कि किस तरीके से लिखना है। एक आपकी जनरल जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि बेटा मैंने ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर्स कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, और टुडे जो पहले मैं चैप्टर कवर करूंगी वो करूंगी आज सेक्शन चैप्टर नंबर 11 तो सीए इंटर। अच्छा, यू नो दैट वेरी वेल कि इस बार आईसीए ने सभी चैप्टर्स के अंदर, पहले भी थे, एसेस को कंबाइन करके चैप्टर्स बनाए हैं। तो कल से मैं आप लोगों की ऐसे सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें से मैं 3 ऐसे पहले करा चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में है, ये अंदर है। ठीक है, पर बैक टू बैक मैं सारे एसेज अलोंग विद एसक्यूसी कवर अप करने की कोशिश करूंगी, जो सीए फाइनल और सीए इंटर के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ये ऐसे आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं सभी चैप्टर्स को ऐसे की क्लासेस को कंबाइन करके दोबारा से अपलोड कर दूंगी, ताकि आपकी क्लासेस अगर 3 घंटे की भी बनती है, 4 घंटे की भी बनती है, तो भी कंप्लीट हो जाए। तीसरी बात, एसेस कवर होने के बाद और वो चैप्टर कवर होने के बाद मैं आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच लेके आऊंगी। फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच में मतलब जो फ्लो चार्ट से होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं मई के लिए, वो बैच स्टार्ट होगा अप्रैल के अंदर, मार्च मिड और अप्रैल के अंदर। तो वहां पे आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका मैराथन भी आने वाला है, तो मैंने आपको यहाँ पे पूल 2 शेड्यूल बता दिया। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को लगे क्लास लेने के बाद कि यस ये क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके मोटिवेशन की जरूरत हमें भी है, ताकि हम लोग और अच्छे से, हमारी टीम आपके लिए कंटेंट लेके आ सके और सब्जेक्ट्स में भी एक्सप्लोर कर सके। तो हाँ, मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अगर पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आज हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 11। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और ये चैप्टर में क्या है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें, कौन सा रेफरेंस बुक रेफर करें। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा कहूंगी स्टडी मटेरियल से तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब स्टडी मटेरियल से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन स्टडी मटेरियल में घुसे रहो। स्टडी मटेरियल की एक बार रीडिंग लेनी बहुत जरूरी है, हर एक चीज की, हर एक एस्पेक्ट की। आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं XYZ, आप वो रेफरेंस बुक यूज कर दीजिए, साथ साथ स्टडी मटेरियल में से है। अगर आपको मेरे नोट्स, यहाँ पे मैं भी किसी बुक से रेफरेंस बुक से ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको लिखने के अंदर, ये लिखने प्रैक्टिस के अंदर आसानी रह सके। ठीक है, अगर आपको वो बुक के नोट्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो आप, वहां पे आप मुझसे मांग सकते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये तो थी कुछ जनरल डिस्कशन की क्लासेस की बातें। तो बने रहो, बैक टू बैक क्लासेस आने वाली है। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। तो सबसे पहले, मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नए चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले एक चार्ट बनाया करो कि भैया इस चैप्टर का पाथ वे क्या है। वो चैप्टर का पाथ वे अगर चार्ट बना के करोगे तो याद रहेगा कि इस चैप्टर में से 80% कवर हो चुका है या 50% कवर हो चुका है। हम चार्ट नहीं बनाते, हम पेजेस पे होते थे, ओ मैडम 10 पेज का चैप्टर है, अभी हो जाएगा। बेटा 10 पेज के चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक कंटेंट है, ठीक है, तो वो कवर कैसे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी उसी क्लास की प्रथा से कि भैया इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड क्या क्या और हम कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, सो so CA aspirant, we are going for chapter 11, CA इंटर ऑडिट। ये आपका CA का इंटर का ऑडिट है।
और इट्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स। जितने भी एग्जाम 24 ऑनवर्ड से होंगे ये उनके लिए एप्लीकेबल है। अब इस चैप्टर में है क्या क्या नहीं, इस चैप्टर का नाम है बेटा एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिवाइड द चैप्टर। हम इस चैप्टर को डिवाइड करने वाले हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। बेटा इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि जैसे कि एक डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ इथिक्स होता है किसी भी प्रोफेशन का, वैसे ही आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका प्रोफेशन का इथिक्स है। हालांकि प्रॉपर इथिक्स आप कवर करेंगे सीए फाइनल के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर। वो पूरा एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ग्लिम्स है कि सिर्फ आपके कोड ऑफ कंडक्ट, आपके इथिक्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इथिक्स एंड टर्म्स ऑफ द मतलब ऑडिट एंगेजमेंट। तो सबसे पहली जो चीज हम इसमें कवर करेंगे वो कवर करेंगे इथिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो क्या कवर करेंगे बेटा? इथिक्स एंड फंडामेंटल प्रोविजन। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर है क्या। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजन। सेकंड चीज जो इस चैप्टर के अंदर आपको बताई गई है बच्चा लोग, वो है इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर, और यू कैन से इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था मतलब नवंबर में नहीं, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर एक क्वेश्चन आता ही आता है आपकी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ओके, नेक्स्ट चीज जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं पूरा पैराग्राफ, व्हाट यू मीन बाय द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। पहले ये चीज आपकी एसक्यूसी 1 में कवर अप थी। ठीक है, एसक्यूसी 1 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की जो इथिक्स है उसमें कवर थे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्या कवर अप करेंगे? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल ये चीज जो मेन टॉपिक है ये इसके हैं। इन एडिशन टू जैसे मैंने आपको बोला हर चैप्टर के अंदर एसेस कवर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसेस कवर है। एसेस की मैं कल से आपको मैंने बताया एक सीक्वेंस लेके आ रही हूँ एसक्यूसी 1 से, तो वो आपको पूरी मिल जाएगी और बाद में मैं कंबाइन करके भी डाल दूंगी, नो इश्यूज। ओके, तो यहाँ पे जो एसेस कवर है बेटा वो ऑब्वियसली एसक्यूसी 1 है। एसक्यूसी 1 आपको कवर अप करना है इसके अंदर। ऐसे आपका यहाँ पे जो कवर है 210 आपको कवर अप करना है इसी प्रोफेशन और इथिक्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, और फिर आपका जो एसे 200 है वो आपको कवर करना है। तो यानी कि जो इनिशियल ऐसे होते हैं एसक्यूसी 1, ऐसे 200, ऐसे 201, ये और ऐसे 220 के कुछ आपके हिंट है इसमें क्वालिटी के, ऑडिट क्वालिटी के में। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या करनी है? कवर करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज जो आज की क्लास में मैं कवर करवाऊंगी वो ये करवाऊंगी, ये वाला करवाऊंगी, ये वाला। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं ऑडिट की, अपने कोई क्लास नहीं, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। और जो बच्चे अभी उसके लिए रिवीजन के लिए क्लास ले रहे हैं स्टडी मटेरियल में से, उनके लिए नोट्स के तहत से बेनिफिशियल है। दोनों के लिए ही आपकी बेनिफिट है, तो नो डाउट। ठीक है, तो ये कवर करेंगे। नाउ मैं आपको नोट्स अपने खोल के अब मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छा आराम से बैठे रहो, स्टडी मटेरियल को साथ में रख लो। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये चैप्टर का आपका ओवरव्यू है। मैम इस चैप्टर में से आने के इतने मार्क्स है, इस चैप्टर में से आराम से 10 मार्क्स का मिनिमम आएगा। और भैया इंस्टीट्यूट की श्रद्धा होती है 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। चलिए भैया स्टार्ट करते। तो बेटा सबसे पहले जो है इथिक्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको इथिक्स का मतलब पता होना चाहिए। इथिक्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? इथिक्स एटिकेट्स की क्या होते हैं? इथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल। अब भैया डॉक्टर के पास तुम जाते हो और डॉक्टर तुमसे, तुम वैसे ही पेशेंट हो और डॉक्टर तुम लोगों से फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से चिल्ला के बात करे। आपने कभी देखा कि डॉक्टर कभी आपसे चिल्ला के बात नहीं करते, बहुत स्वीटली, एक आधा तो डैश सैंपल सभी में होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या डॉक्टर्स कितनी है वो आपसे बहुत कामली बात करेंगे। पर क्यों? ऐसा क्यों? क्या उनको गुस्सा नहीं आता? भैया ये मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होता है जो पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करता है। अब तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम लोग अपने बहुत रशन में हो, बहुत उसमें तोरे में हो कि भैया हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तुम क्लाइंट से सीधे मुंह बात नहीं करती, बेटा क्लाइंट तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा, खासा तुम्हारी डिग्री पे केस भी कर देगा। ठीक है, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल विच गवर्न द पर्सन बिहेवियर ऑन हिज कंडक्ट एंड एक्टिविटी। एक मोरल प्रिंसिपल है कि एक जेन्युइनली आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप सीए से रिलेटेड कर रहे हो, ऑडिटर से रिलेटेड कर रहे हो, कंसल्टेंट से रिलेटेड कर रहे हो, आप उस एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट करते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द मोरल प्रिंसिपल। भैया मोरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप अपने माइंड, मतलब अपने माइंड की स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने किसी भी कैटेगरी से, किसी भी पर्सन से आपने एज एन ऑडिटर उससे 10 बार एक चीज पूछी, पर आपको 10 बार वो अलग अलग आंसर दे रहा है। नाउ हाउ टू डील विद दैट। अब उसको चिल्ला के करोगे तो भैया तुम्हारे कान के नीचे एक आएगा कि भैया हमने तुम्हें हायर किया, वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम से हायर नहीं करेंगे। नाउ इट्स योर स्टेट एंड माइंड कि आपको अपने मोरल प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अपनी एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है ऑडिट करना है आपको, आप किस तरीके से उससे उस बात का आंसर पाते हैं, वो होता है इथिक्स। अब मैम क्या इथिक्स की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने पेपर में इन द सेंस आपको डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसका लिंक आप ऑडिटर से कैसे करेंगे, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नाउ क्लियर हो गया। अब चलो सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चा लोग। सेकंड पैराग्राफ में क्या है, नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स। सो एक प्रोफेशनल इथिक्स की क्यों जरूरत होती है? ओके, तो अब पढ़ना है कि हमें एक प्रोफेशनल इथिक्स की क्यों जरूरत होती है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैम लिखे कैसे, तो आपके लिए ये इस तरीके से लिखना बिल्कुल इनफ है अपने एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम अप्रोच के लिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। ठीक है, चलिए। नीड फॉर प्रोफेशनल इथिक्स क्या है? प्रोफेशंस लाइक मेडिकल लॉ हैव देयर कोड ऑफ इथिक्स। एज आई मेंशन यू कि जैसे डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया था, आपका भी पूरा मतलब एक्ट है जिसमें आपके डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं। ऑडिटिंग प्रोफेशन इज नो एक्सेप्शन। Rather in auditing profession, importance of ethics is manifold the society in journal client. Now तुम्हारे प्रोफेशन में, इसमें कह रहा है ऑडिट के प्रोफेशन में सिर्फ एक चीज इंक्लूड नहीं होती। ऑडिट के प्रोफेशन में along with your client, government is also includes, legal authorities also includes, employees also include, investor. Because of your one audit report, because of your one audit report, the all 6-7 parties going to believe on an in an organization, right? कम्युनिटी। तो भैया एज अ सीए जो फाइनेंशियल यूजर्स होते हैं, चाहे वो टैक्स अथॉरिटी और गवर्नमेंट है, आपकी एक रिपोर्ट पे जो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपेयर की है, आपकी रिपोर्ट पे अपना पूरा डिसीजन लेती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपके लिए भी इथिक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल इथिक्स आर बेस्ड ऑन द मोरालिटी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस इन दी प्रोफेशन। अब कॉन्फिडेंस का इसका मतलब ये नहीं है कि मैम मुझे इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें। एक कॉन्फिडेंस का मतलब इसके अंदर याद आता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस मेजर करना है। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ऑडिट आया और उस ऑडिट में फ्रॉड हुआ था, तो मैं सारे अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जूनियर सीनियर को बता, तुझे पता है कि उस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है? नहीं। एज एन ऑडिटर आपकी इथिक्स या आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को आप कॉन्फिडेंस रखें, राइट? Is it dependent upon the strictness and scrupulous with the ethics and adhere to self-discipline. Professional ethics seeks to protect the interest of profession and whole and shield by the command respect. CA, whether in practice and services, are required to comply with the provision of code of ethics. Any deviation from the ethical responsibilities and disciplinary mechanism against chartered accountant may result a fine, expansion, membership removal from the membership or other disciplinary action. तो सिंपल सी कहने की बात है कि as you are a professionalist, so please maintain the decorum of the profession. आप अपने सीए प्रोफेशन का डेकोरम मेंटेन कीजिए। ठीक है, ओके। सो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनल इथिक्स, ये सारी चीजें और अपने काम करने के सही तरीकों को मेंटेन नहीं करते, तो एज एन सीए आप पे फाइन्स भी लग सकता है, सस्पेंशन भी लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन गूगल पे है। नेशनल नेफ्रा का नाम सुना होगा, सेक्शन 132 डील करता है कंपनीज एक्ट से। नेफ्रा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बेटा ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या करती है कि भैया ये देखती है कि आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं या फर्म है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ भी चीज गलत पाई जाती है विच इज अगेंस्ट विद मोरल कंडक्ट और विच इज अगेंस्ट विद देयर प्रोफेशन, तो उन पे आपका फाइन्स एंड पेनल्टी लगता है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स है, मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अ लेटेस्ट थिंग। तो अगर आप डेट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन है कि 5/12 ये मतलब अभी पिछले साल। तो ये कुछ सीए हैं, आई इंटेंशनली हाइड द ऑडिट एंड फर्म नेम।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर ऑल दिस सीए मेंशन है, पूरी लंबी लिस्ट है, सीए XYZ, ये इनके मेंबरशिप नंबर है। इनको ये पहले फाइन लगा हुआ है, फाइन लगा है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोफेशनल इथिक्स या फिर अपने काम में कुछ ना कुछ लापरवाही की थी, लूप होल्स किए थे। तो ऐसा मत सुनो सीए बनने के बाद आप लोग की जिंदगी सेट है। अगर आप लोग कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको ये फाइन लगेगा, और ये गूगल पे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने होम पेज पे ये लगाता है। तो कोई भी इनको ये 5 साल के लिए 5 लाख का फाइन है, प्लस 5 साल के लिए इन लोगों को, ये कोई भी मिस्टर XYZ सीए होंगे, इनको 5 साल के लिए डिबार्ट कर दिया गया, ये अपनी सीए की सर्विसेज एज एन ऑडिटर नहीं दे सकते। 5 लाख, ठीक है, 10 years, ये सारा इनके पोर्टल पे, जो इनका पोर्टल होता है आईसीआई के, उस पर अपलोड हो जाएगा कि ये डिबार्ट है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप भी कोई अपना कंडक्ट फॉलो नहीं करते तो आपकी लिस्ट भी आप इसमें आ जाओगे। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिल गई होगी कि मैडम अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो भैया आप पे नजरें हैं। सीए बनने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने जंग जीती, एक्चुअल जंग तो सीए बनने के बाद स्टार्ट होगी। अब कुछ नालायक कहेंगे मैडम पहले सीए तो बनने दो, हाँ बन जाओ बेटा बन जाओ। अब चलते हैं आगे, अब बैक टू द अपने टॉपिक पे चलते हैं। The next approach is principle based approach versus rule based approach in the ethics. So दो तरीके की अप्रोच होती है, एक होती है principle based approach, एक होती है rule based approach. Ethical guidance में follow the principle based approach और rule based approach. Okay, so essence of principle based approach. Now what is a principle based approach? तो यहाँ पे आपको principle based approach के बारे में बताया गया है, that requires a compliance with the spirit of the ethics. It requires the accountant to exercise the professional judgment. The key words for this, it requires the exercise of professional judgment in every situation, okay, upon his professional knowledge, skills, and expertise. It requires that accountant should use a professional judgment to evaluate a situation and given conclusion. आपने देखा होगा एक प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है कि सिद्धांत, रूल्स। तो आपके मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, और हमने इतने सारे ऐसे जो डिस्कस किए उसमें ये बताया गया है बच्चों कि एक ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है। इसीलिए इस बात का आंसर भी मैं दे सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम चैट जीपीटी आ गया है, क्या चैट जीपीटी की वजह से हमारी जॉब्स पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कोई खतरा आ सकता है? बेटा खतरा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ता है किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। एक कंक्लूजन को कई एंगल से देखना पड़ता है, ठीक है। एक एआई, एक रोबोट फिलहाल अभी तक इतनी उसमें लेवल नहीं आया है कि वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट एज पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंगली देख सके। तो बेटा ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ये क्या कहता है कि एक ऑडिटर को कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले, एक अकाउंटेंट को कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना चाहिए। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, सिनेरियो, ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए और उसके बाद इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने ये बोल रखा है कि ये तो ऐसे ही होगा मैम, ये तो ऐसे ही होगा, तो आप स्ट्रिक्ट हैं उस बेस पे, वो है रूल बेस्ड। अरे नहीं भैया, अगर किसी पर्सन ने डाइवर्ट किया है तो आप उसका सिचुएशन तो समझिए, आप उस पर अपना जजमेंट यूज करिए कि उसकी माइंड सेट थिंकिंग क्या रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा रूल बेस्ड। रूल बेस्ड क्या कह रहा है कि रूल है 1+1=2, तो 1+1=2 ही होना चाहिए भाई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि 5-3=2, ठीक है, तो 5-3 2 ही लिखो। अरे भाई मैं ऐसे तो भी तो लिख सकती हूँ ना कि अगर मुझे 2 आंसर करना है तो 1+1 भी तो 2 को लिख सकती हूँ मैं, या 8-6=2 लिख सकती हूँ ना। तो जब आप अलग अलग आंसर्स निकालते हैं, अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन निकालते हैं, तो दैट्स कम इन द प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट। लेकिन जब आपको कह रहा है एग्जैक्ट मैम मुझे क्या है 5-3=2 ही चाहिए, मुझे कोई 1+1 नहीं चाहिए, मुझे कोई 8-6 नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रूल बेस्ड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस। ओके, नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड द प्रोफेशनल एथिक्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो ये सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ये जो कई हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, एक अकाउंटेंट को, एक अकाउंटेंट के अंदर ये होने चाहिए, या फिर उसका माइंड सेट इन प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए। नाउ फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। सो भैया अकाउंटेंट को देखो कहा जाता है, लेकिन 3D वर्ल्ड में फ्रॉड ब्रॉड सब एग्जिस्ट करता है बेटा।
ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल कहना चाहिए, कहने को सेम आ जाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आजकल सब झूठ बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो ऐसे यहाँ प्रिंसिपल है, इंटीग्रिटी है कि एक अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई किसी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है तो भैया उसको ओवरलैप नहीं करे। भैया अगर फ्रॉड चल रहा है तो ढंग से बताए कि फ्रॉड चल रहा है, इतने अमाउंट का फ्रॉड चल रहा है। इंटीग्रिटी इंप्लाइज, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, भैया सच्चाई होनी चाहिए। A professional accountant shall not knowingly should knowingly associated with the reports, returns, communication, and other information which he believes that the information contain a materially false and misleading statement. Important statement of information. Statement of information provided negligibly or omits required information such as omission should be misleading. क्या कह रहा है ये? as to maintain the principle of integrity, एक अकाउंटेंट को जान पूछे, अकाउंटेंट मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्वियसली एंड ऑडिटर, उनको जान पूछ के उन मैटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन मिसलीड है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, फ्रॉड डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ठीक है। या फिर कोई स्टेटमेंट जिसमें ऑडिटर को पता है कि इसमें कुछ ओमिटेड है, इसमें कुछ छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसकी हामी भर रहा है, तो वहां पे एक ऑडिटर को इंक्लूड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वन में आपको इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ गया भैया क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इंटीग्रिटी आता है तो आपको सिर्फ ये लिख के लिखना है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, दैट्स इज इनफ। अब आपके पास कोई सेकंड जो आपका प्रिंसिपल है बच्चा लोग, सेकंड जो प्रिंसिपल आता है वो आता है ऑब्जेक्टिविटी का। अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्टिविटी, सो यू विल राइट द दिस दिस 2 points, ओके। The auditor is not to compromise a professional judgment because of bias. तो सेम चीज कह रहा है भाई, ऑडिटर को अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए कि दूसरों के बहकावे में ना आके अपने डिसीजन को चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम लोगों से एग्जाम्पल हो, अब तक तुम श्योर नहीं हो, अब तक तुम सोच रहे हो कि मैं एक ही ग्रुप दूंगी, 2 ग्रुप दूंगी, एक ग्रुप दूंगी, कोई आगे तुम्हें बोल देता है 2 ग्रुप दे दे, 2 ग्रुप हो पास, तुम्हारा डिसीजन उससे इंफ्लुएंस हो गया, राइट। तो दैट इज आप में ऑब्जेक्टिविटी की कमी है कि आप अपने डिसीजंस को खुद स्टैंड आउट नहीं करते, आप सिचुएशन या पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके या तो बायस हो जाते हैं या अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, a professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstances or relationship unduly influence professional judgment। भैया साफ साफ ये बात बता रखी है एसक्यूसी 1 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, और इसमें एसक्यूसी 1 से ये लिया हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अगर मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट बात कर रही हूँ तो बेटा प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर सीएमए भी आता है, अगर वो अकाउंटेंट कर रहा है, वो सीए भी आता है, वो सीएस भी हो सकता है, राइट। सबके इसमें स्पेसिफिकली सीए के लिए नहीं बोला है, ये सभी जो आपका प्रोफेशनल है, कॉमर्स के प्रोफेशनल है जो अकाउंटेंट की श्रेणी में आते हैं, ये अकाउंटेंट का काम करते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, अगर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये पता चलता है कि भैया मेरा प्रोफेशनल जजमेंट कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अनड्यू प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली प्रेशर नहीं, कुछ अनड्यू प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी XYZ, तो भैया वो उससे वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज को वो नहीं ले। भैया अब तुम यूं कह रहे हो कि हम XYZ गैंगस्टर का मतलब ऑडिट करेंगे फर्म का, तो बेटा तुम कैसे कर पाओगे, वहां तो फ्रॉड होगा, सारी चीज होंगी, तुम क्या चीख चीख के बता जाओगे, बेटा तुम 2 दिन में वहां मिलोगे भी नहीं, राइट। तो ये चीज है। थर्ड चीज आती है आपकी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल में, हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल। थर्ड चीज आती है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेन मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। भाई ऐसा नहीं है कि तुम आए गया नत्थु तरह तुमने स्किल्स यूज की, तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक है। भैया अब तुमने ऑडिट किया नहीं है बैंक का, तुम कह रहे हम कर लेंगे, तो वहां तुम अपनी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं यूज कर पा रहे ना। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है एज एन अ प्रोफेशनल कि टू ऑब्टेन एंड मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज स्किल एट द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड, जहां पे जिस लेवल की स्किल्स रिक्वायर्ड हो रही है, यू एन अकाउंटेंट हैज टू यूज दैट टाइप ऑफ स्किल्स, ओके। नेक्स्ट, based upon their current technical professional standards and legislation, तो इट्स यू नो दैट करंट टेक्निकल। भैया अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो सीए हैं हमारे दादा परदादा वाले जैसे सीए, उन्होंने कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा था, भैया अब वो कंपनी एक्ट 1956 के कई जो अभी चेंज हो चुका है, आपका कंपनी एक्ट 2013 हो चुका है, तो इसके अंदर कई चीजें नई आई हैं, कई चीजें नई जुड़ी हैं, कई ओमिटेड हुए हैं। तो भैया जो करंट में टेक्निकल नॉलेज चल रही है, जो करंट में सारी चीजें प्रिवेल हो रही है, एन अकाउंटेंट हैव टू नो दैट करंट थिंग,
ओके, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर सब्जेक्ट्स को थोड़ा डीपली दिल से पढ़ा करो, क्योंकि हर बार सीए बनने के बाद सीए इंटर की कोचिंग नहीं लोगे, कोई प्रोविजन आ गया गूगल पे सर्च नहीं करोगे, इसलिए उस चीज के बारे में कुछ कुछ पता होगा तो कर सकते हो, राइट। Act diligently and in accordance with applicable technical professional standards. डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? एक्ट केयरफुली। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है दिख रहा है, दिखने को भी अनदेखा कर देते हो या जान के चेक नहीं किया। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर समझ में आया। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैंने आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल ये बताया था। कॉन्फिडेंस मतलब आपको क्लाइंट में रखना पड़ेगा। क्लाइंट की बात मतलब क्या कॉन्फिडेंशियल है कि भैया जो उनके मैटर्स है, उनकी जो सारी चीज है वो आपको अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए। वो वाला काम मत कर देना जो बेसिकली कहते तो है कि लेडीज के पेट में बात नहीं पसती, लेकिन जेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, फीमेल्स दोनों कैटेगरी में होते हैं। तो भैया इस चीज को अपने पेट में बचा देना। कहीं तुम देख रहे हो कि उसके उसमें इतना फ्रॉड हुआ है, जाके जाके तुमने पूरा गा दिया वाईफाई की तरह, तो भैया नहीं, ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ओके। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में से और पढ़ते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है आपका। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो आप अपने क्लाइंट पर रखिए, लेकिन अगर नेसेसरी है कि आपको वो इंफॉर्मेशन किसी और को देनी है, तो जस्ट बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जैसे सेक्शन 143 की बात करूं फ्रॉड की, तो भैया फ्रॉड होता है। अगर ऑडिटर को 2 दिन के अंदर पता चलता है किसी कंपनी में फ्रॉड है 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम वाला, तो भैया अगर 1 करोड़ से कम फ्रॉड है तो ऑडिटर पहले मैनेजमेंट से कहेगा भैया देख तेरा फ्रॉड है, इसको ठीक कर ले। अगर मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो भैया उसको ऑडिटर को, ये लॉ के अंदर लिखा है प्लस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहते हैं कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में बताना है ऑडिटर को कि मैंने इस कंपनी में फ्रॉड नोटिस किया है। नोटिस के 2 दिन के बाद मैंने इसकी कंपनी के मैनेजमेंट को बोला कि हमें इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हुआ डायरेक्टली, भैया जाके तुमने मेल मार दिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक रिपोर्ट फॉर्म भर दिया, नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को डिस्कस करना है। अगर क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन लॉ में ये बात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं लॉ में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपके ऊपर इंटेंट यूजर भरोसा करते हैं, तो ये चीज, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे, छुपा जाओगे, तो आप वहां पे इस तरीके से रोना नहीं गा सकते कि मेरा क्लाइंट था, मैंने इन्फॉर्मेशन। अरे भैया लॉ में साफ साफ लिखा है, ऑडिट में साफ साफ लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी एज एन ऑडिटर तुम्हें देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट पे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही चीज मैं जो तुम्हें समझाने वाली थी, इन्फॉर्मेशन में भी डिस्क्लोज क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। वैसे तो फर्स्ट केस है इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी क्लाइंट के अंदर, चाहे कितना ही फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अगर लॉ की तरफ से रिक्वायर्ड है, अगर लॉ ने बोला है, कंपनी एक्ट, सेबी एक्ट, कोई भी लॉ एप्लीकेबल है, एम्प्लॉयर से आपने परमिशन ली है, लेकिन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम उसको चीज को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटी प्रोहिबिट होगी। तो बेटा तुम्हें प्रोफेशनल ड्यूटी तुम्हें प्रोहिबिट नहीं करनी है, तो तुम्हें वो चीज डिस्कस करनी है। ये वही बात हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे किसी डॉक्टर को पता चलता है कि भैया उसको पेशेंट को कैंसर है। अब वो फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना कि वो कैंसर के बारे में बताती नहीं है, लास्ट में मर जाता है, मर जाती है, ऐसा ड्रामेबाजी नहीं करनी है भैया। अगर उसको पता चला है डॉक्टर को पेशेंट को कैंसर है, जो पेशेंट रो ले पीट ले कुछ करे, आप उसके घर वालों को जरूर बताइए कि तुम्हारा पेशेंट स्वर्ग सिधारने वाला है, तुम इसको सुधार दो, ठीक है। वो टीवी की बात अलग होती है। क्लियर हो गया या नहीं? तो भैया और लास्ट क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर। इट रिक्वायर्स अ कंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया इथिक्स एंड प्रोफेशन में, वो फर्स्ट टॉपिक बच्चा लोग हमने क्या कंप्लीट किया, तो मैं एक बार फिर से जाके आप लोगों की रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने इथिक्स का मतलब पढ़ा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि नीड ऑफ इथिक्स क्या होता है। तीसरी बात, 2 टाइप्स के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच। थर्ड हमने पढ़ा फंडामेंटल, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सो आप आईओसी पी स्क्वायर याद कर सकते हैं। मैडम ये क्या है? बेटा ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, आईओसी पी स्क्वायर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। तो ये आप उसका आईओसी पी स्क्वायर याद कर सकते हैं। अगर तुम्हारी कुछ अदर से एब्रीवेशन है तो तुम बना सकते हो, नहीं तो ये याद कर सकते हो कि 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। ओके, नाउ
चलते हैं द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस सेशन। जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 5 सितारा मार्क कर लो, 5 स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस implies that, important, the judgment of person is not subordinate, उसके अधीन, to the wishes and other person who have engaged them or self interest. So independence का मतलब है to define precisely, it is precisely is not possible since independence of state of mind and state of character. Independence is a condition of mind as well as the personal character should not be confused with a superficial and visible standard. Okay. अब इंडिपेंडेंस में आपके दो टाइप के इंडिपेंडेंस होती है, आपकी दो टाइप की इंडिपेंडेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। यस, नो डाउट आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, तो सबसे पहले है इंडिपेंडेंस ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, पर्सनल करेक्टर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। बेटा फिजिकल इंडिपेंडेंस, पर्सनल करेक्टर मतलब है कि मैंने एक कंपनी से बोला कि मुझे तुम्हारी भिलवाड़ा ब्रांच का ऑडिट करना है, ठीक है, कोई ब्रांच था, लेकिन उस भिलवाड़ा ब्रांच में कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज चल रही होंगी, बट मैनेजमेंट को पता है, तो मैनेजमेंट ने मुझे वहां पे जाने का मेरे स्कोप में इंक्लूड ही नहीं किया। मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि नहीं नहीं, आप भिलवाड़ा ब्रांच पे नहीं जाएंगे, वहां पे एक और ऑडिटर है। तो ये कौन सा है? मेरा फिजिकल इंडिपेंडेंस, राइट, मुझे वहां जाने से रोका जा रहा है, ये आपकी फिजिकल इंडिपेंडेंस है। दूसरी इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। भैया मैनेजमेंट ने मुझे आलीशान बंगला दे रखा है, मतलब बहुत सारे मुझे पर्क्स बेनिफिट्स दे रखे हैं। अब मुझे मैनेजमेंट कर रही है कि देखो इन्फ्लुएंस, कि अगर आपने मैम आपने अगर आपने ये फ्रॉड के बारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा तो इतने सारे जो आपको पर्क्स रेवेन्यू बेनिफिट्स मिले, इनका क्या होगा? तो यानी मेरे माइंड इंडिपेंडेंस नहीं है, मैं देना तो चाहती हूँ बट मेरा माइंड इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और मेरा माइंड सबॉर्डिनेट हो रहा है मैनेजमेंट में। तो दोनों टाइप्स की इंडिपेंडेंस समझ में आए, मतलब समझ में आया कि मैं अपने हिसाब से काम नहीं करना चाह रही, कर पा रही हूँ माइंड के तौर पे। यहाँ पे मैं फिजिकली इंडिपेंडेंस हूँ बट माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है? ओके, समझ में आया? यस। नाउ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। जैसे मैंने बताया, अगर मुझे भिलवाड़ा ब्रांच पे नहीं भेजा गया तो अपीयरेंस है कि मैं वहां जा ही नहीं पाई, और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में तो मैंने आपको बताया। ना और डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फ्लुएंस। भैया जो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट कह रहा है, जो मेरी इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन में पता किया, मैं वैसे ही अपने ओपिनियन ऑडिटर ओपिनियन में दूंगी, टू यूज अ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में भी एक नई टर्म आएगी जो आप आगे आने वाले में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड वो होता है। नाउ नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अवॉइड अ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो रिजनेबल एंड इन्फॉर्म द पार्टी। भैया थर्ड पार्टी नॉलेजेबल क्लाइंट, भैया जो इंडिपेंडेंस का प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट बट अपीयर एग्जिस्ट एज रीजनेबल पर्सन। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का ऑल्सो मतलब क्या है? यू गोइंग टू लीड दिस कि मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। SS 505 में आप पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है। वहां के दो टाइप की एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिलती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन। तो एज अ मैनेजमेंट ने क्रेडिटर्स को या डेटर्स को फोन करके या इन्फॉर्म करके कह दिया कि अगर हमारा ऑडिटर आए तो आप उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दें। तो ये कौन सा है? इंडिपेंडेंस इन द अपीयरेंस। यानी कि मुझे वहां पे जाके पूछना था, मेरे माइंड से मुझे माइंड में इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, बट वहां पे मेरी अपीयरेंस में इंडिपेंडेंस आता, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। क्लियर हो गया? नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट शुड बी सच एज फर्स्टली बाय हिमसेल्फ सेटिस्फाइड। तभी तो आपके लेटर ऑफ एंगेजमेंट में आता है कि इंडिपेंडेंस, कि भैया हमें एज एन ऑडिटर को आप वहां पे कंफर्मेशन लेते हैं जब आप एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करते हैं कि आपको क्या करना है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी रहना है और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस भी रहना है। दोनों बातें क्लियर हो गई? यस। तो अगर आपको आता है कि व्हाट यू मीन बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। दैट्स इनफ फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। दैट्स इनफ फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ओके,
नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ऑडिटर की इंडिपेंडेंस में क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला थ्रेट्स है द कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल डिफाइन 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। किसी भी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हो, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस हो, किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को 5 तरीके के थ्रेट होते हैं। फर्स्ट जो होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कहानियां बना के दे देंगे और आपको जानना होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है भी या नहीं। तीसरे टाइप्स के क्वेश्चन में आता है कि गिव वन एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट और एमसीक्यू बेस्ड में। ओके, नाउ self interest threats occur when auditing firm and its partner or associate could be financial interest in auditor. For example, direct financial interest, materially significant, लोन एंड गारंटी फ्रॉम द फॉर। अब इसके अंदर क्या सेल्फ इंटरेस्टेड है, आप एक कंपनी के ऑडिटर है, मिस्टर ए कंपनी के ऑडिटर है, ये कंपनी मिस्टर ए को उनके रेमुनरेशन से ज्यादा इनके लिए करती है, उनको घर बंगला गाड़ी फॉरेन ट्रिप्स सारी चीज करती है, या इनके साथ कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब है अब ऑडिटर सोचेगा कि अगर मैंने इसकी ट्रू पिक्चर अपनी रिपोर्ट में ला दी तो ये जो सारे वाले मिलने वाले मेरे को पर्क्स एंड बेनिफिट है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो उसका खुद का फायदा है इस कंपनी के फैक्ट को छुपाने में। तो ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे थ्रेट्स को बोला जाता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है लोन गारंटी दे रखी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकता है, फीस ऑडिट क्लाइंट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट भी हो सकता है, और कंटिजेंट फीस विद ऑडिट एंगेजमेंट भी हो सकता है। अब ऑडिटर की पिछले 10 साल की फीस पेंडिंग है, ऐसा होता नहीं है पर मैं बता रही हूँ, लेकिन ऑडिटर को डर है कि अगर मैंने इसका पोल खोल दिया तो ये मेरी फीस को नहीं देगा। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो ऑडिटर का इंटरेस्ट थ्रेट है। नो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स क्या होते हैं सॉरी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स में क्या होता है, इट मे बी अकर व्हेन प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीएवैल्यूएटेड। अब एज एन ऑडिटर ये हम बहुत बार करते हैं, ठीक है। When an auditor having recently been the director and senior officer of the company, when an auditor performs services and themselves subject matter of audit। इस सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी के ऑडिटर हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपने जजमेंट दे दिया बट आपका पीयर रिव्यू होने वाला है फर्स्ट केस में, आपको लगता है कि शायद मेरे जजमेंट, आपको खुद भी पता है कि मेरे जजमेंट में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। तो भैया आपको ये थ्रेट है कि अगर मैंने ये चीज, ये गलत चीज सबको दिख रही है, फ्रॉड दिख रहा है, और अगर किसी और ऑडिटर ने करा उसको दिखेगा, लेकिन मैंने इसको करेक्ट बोल रखा है, मैंने इसमें रिपोर्ट ओके प्रेजेंट कर रखी है, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दूसरा, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आते कहां से है, when auditor having recently been the director and senior of the company। अगर कोई ऑडिटर रिसेंटली किसी कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर बना है तभी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आते हैं। एंड ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट। अगर ऑडिटर ने खुद ही ऑडिट कर रखा है किसी का डायरेक्टर, उसको इंटरनली सब पता है, लेकिन फिर भी उसने गलत रिपोर्ट दी है, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि उसके रिव्यू पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एज एन ऑडिटर आपने सारे फैक्ट एंड फिगर आपके सामने थे आंखों के, लेकिन आपने गलत प्रेजेंटेशन दी। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट समझ में आया। अब एडवोकेसी थ्रेट्स क्या होता है, इट मे बी अगर when professional accountant promotes a position opinion point to subsequent objectivity may be compromised। For example, an auditor dealing with the shares and securities of the audit company, he becomes a client और becomes a client's advocate third party। अब एडवोकेसी क्या है, सेक्शन जो 139 है जिसमें आपने क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में ये स्पेशली कह रखा है कि कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी के सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका फैमिली मेंबर है, उसका रिलेटिव है, तो वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक फेस वैल्यू से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। क्यों ऑडिटर किसी कंपनी के, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है, उसकी इक्विटी, उसके शेयर्स, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होल्ड कर सकता? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, ये उसकी उसकी जजमेंट को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें एग्जांपल है कि अगर आप किसी कंपनी के आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, या आप किसी कंपनी के क्लाइंट्स के एडवोकेट है, लिटिगेशन किसी भी तरह के उस क्लाइंट, उस कंपनी के एडवोकेसी लीगल मैटर्स में इंक्लूड है, इन्वेस्टमेंट ले रखी है कुछ भी, तो भैया वो होता है एडवोकेसी थ्रेट में। ओके, in such situation auditor can be perceived as backing and campaigning cause of audit fee। तो भैया उसको यही लगेगा अगर मैंने कुछ भी ऐसा अपना गलत डिसीजन दिया तो मेरे ऑडिट फीस या मेरे सिक्योरिटी, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे मेरी फीस नहीं मिलेगी, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। राइट, क्लियर हो गया, 3 टाइप्स के थ्रेट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका जो थ्रेट्स होता है वो होता है फेमिलियरिटी थ्रेट्स।
ये फेमिलियरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? इट में अगर व्हेन द कॉज ऑफ रिलेशनशिप it may occur when the cause of relationship or professional accountant becomes too sympathetic and interest to the others. Close relative, the audit team working as a senior position, फैमिलिटी मतलब उसकी ऑडिट टीम के अंदर और उसकी कंपनी के अंदर उसके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है, तो वो होता है फैमिलिटी थ्रेट्स के। अगर मैंने गलत प्रस्तुति की, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि किसी की वाइफ उसके अंदर काम करती है, अगर आपने सही गलत बोला तो आपकी वाइफ की जॉब चली जाएगी, वट एवर, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फॉर्मर पार्टनर रह चुका है, सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ दैट, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड स्पेसिफिक ऑफ द क्लाइंट, एक्सेप्टेंस एंड सिग्निफिकेंट गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीजें अगर फेमिलियर होने की वजह से अगर ऑडिटर को कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी आता है थ्रेट, तो वो फेमिलियरिटी थ्रेट्स में आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस, सॉरी एक थ्रेट हो गया, सॉरी, इंटीमिडिएशन थ्रेट्स। इंटीमिडिएशन थ्रेट्स क्या होते हैं? इट में अकर when a professional accountant may be deterrent to acting objective with adequate degree of professional skepticism. Basically, this could happen a threat of replacement over disagreement with the application accounting principles, threaten litigation. Such threats intimate auditor to have been acting objectively. इस केस के अंदर इंटिमेशन थ्रेट्स में ऑडिटर को बोला जाता है कि तुम इस प्रोविजन से या ऐसा मत दिखाना, मतलब आपको सपोज करो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ तुम्हें कारो भी लगानी है, तो आपको बोला गया कि आप कारो नहीं लगाएंगे। अगर आप कारो नहीं लगाएंगे तो हम आपकी फीस आप पूरी, आप कारो लगाएंगे तो फीस हम नहीं देंगे। ऐसा होता है, ऐसे क्लाइंट है 3D वर्ल्ड में, हम टैक्स रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द इमिडिएशन थ्रेट्स, राइट। नाउ ये जो आपके पास टाइप के थ्रेट्स हैं, कौन कौन से थ्रेट्स पढ़े हमने? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ओके। नेक्स्ट आपका कौन सा थ्रेट पढ़ा हमने? एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इमिडिएशन थ्रेट्स, ओके। सो मैं तो भैया इसको इफ्रा बोलती हूँ, ओके, इफ्रा बोलती हूँ, इफ्रा मेरी एंक्रोनियम वर्ड है इन थ्रेड्स की, इफ्रा। वो सिफ्रा नहीं है जो नई मूवी आई थी कृति सनन की, ये इफ्रा है। इफ्रा का मतलब है इमिडिएशन थ्रेट्स, ओके। यहाँ पे आपका इमिडिएशन थ्रेट्स हो गया, आपका फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया, आपका एडवोकेसी थ्रेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो इसका शॉर्टकट भैया मैंने इफ्रा निकाला है। तो फेमिलियरिटी थ्रेट्स तो आप देख सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, इफ्रा मतलब इंटरेस्ट। अच्छा देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देते, इफ्रा का इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इमिडिएशन थ्रेट, इफ्रा, एफ का फेमिलियरिटी थ्रेट, आर का, आर का क्या भी है, रिव्यू थ्रेट, ये सेल्फ रिव्यू, शॉर्ट फॉर्म निकालिए मैंने, अब ज्यादा सोच विचार में मत पड़ना, और ए का एडवोकेसी थ्रेट। अपने एब्रीविएशंस बना सकते हो, नो डाउट। तो ये थ्रेट्स के बारे में पता चला। अब थ्रेट्स के बारे में लास्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ऑडिटर को सेफ गार्ड कर सकते हैं। सेफ गार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ऑडिटर किस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड कर सकता है। Safeguard are the action and the professional accountant to take a effectively reduce of threats. मतलब ये threats होते हैं तो कुछ ऐसी चीज की जाए कि इन threats से बचा जा सके। So following to address this issue, the following guiding principle has to be applied. So this is a guiding principle. Question आता है, what are the guiding principles for the threats? So you can write down these 4 guiding principles. For the public to have कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अपीयर्स इंडिपेंडेंट। तो आपको कुछ ऐसा काम ही नहीं करना है या ऐसे चीजों में फंसना ही नहीं है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कि भैया आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा आ सके। बिफोर टेकिंग टू एनी वर्क, द ऑडिटर विल कंसिस्टेंटली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। पहले काम को लेने या काम के पूरे दौरान ऑडिटर को चेक करना है कि कहीं मेरे मेरी इफेक्टिवनेस, मेरी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट तो नहीं है। When such threat exists, अगर उसको लगेगा कि यस थ्रेट एग्जिस्ट है, ऑडिटर शुड आइदर डिसइस्ट फ्रॉम द टास्क, ऑडिटर बिल्कुल मना कर सकता है या एग्जिट कर सकता है ऑडिट से, ओके। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट द क्रेडिट एडिक्वेट सर्विस, ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। अगर ऑडिटर को लगता है कि यार नहीं बहुत हो रहा है, तो काम को एक्सेप्ट ही मत करो ना भैया, जान पूछ के क्यों गड्ढे में गिर रहा है,
ठीक है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है? गाइडिंग प्रिंसिपल के नाम से भी। ऑलमोस्ट बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, तो भैया जो बच्चे नए हो तो आपसे एक गुजारिश है, ये गुजारिश आप फॉलो कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। सब्सक्राइब कर देना, बैक टू बैक क्लासेस आने वाली है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इसके बाद ऐसे इसको लगातार कंटिन्यूसली लेके आऊंगी, ऐसे SQC 1 से। उसके बाद जो भी चैप्टर्स, क्योंकि आपको पता है सारे चैप्टर्स, आप मैंने सारे चैप्टर्स वैसे डाल रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, बट जो भी चैप्टर में 5-6 ऐसे हैं उनको कंबाइन करके मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी। और उसके बाद टेस्ट सीरीज, यानी कि कुल मिला के मार्च अप्रैल तक पूरी क्लासेस की तरह होगी। तो ये आप करिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बेटा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। बट एक वर्ड आया था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, the auditor should maintain the professional skepticism. What is professional skepticism? Professional skepticism का मतलब होता है कि आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा एक बात कहावत है ना, कि जिसको दो बंदे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यानी कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्न वही क्वेश्चन पूछ वही पर्सन पूछते हैं जिनको समझने का वो प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रेफर्स टू दी, लिखेंगे कैसे? एज एन एटीट्यूड, थोपना नहीं है, खुद के अंदर आना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड। अगर स्टॉक में कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? being alert to the condition that may be indicate possible misstatement due to fraud and error and critical। तो क्वेश्चन माइंड आना चाहिए, चाहे वो फ्रॉड से वजह से हो, मिसस्टेटमेंट अगर हो रही है तो ऑडिटर को उसका जवाब चाहिए हो। नाउ रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ऑडिटर को अपना ऑडिट प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के तहत ही करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बीइंग अल्टर टू द कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, क्वेश्चनिंग ऑन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंडीशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो चार चीजें कि भैया अगर ऑडिट डॉक्यूमेंट अलग अलग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या रिलायबिलिटी है इन डॉक्यूमेंट्स की, क्या इससे कोई पॉसिबल फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड जो एसेस के अंदर वो चीज दे रखी है, रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं। ओके। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। अगर एक ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करता है तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को, चांसेस को रिड्यूस कर देता है। जर्नलिज्म कंक्लूजन ड्रॉ करने में आसानी होती है जो उसने ऑब्जर्वेशन की। यूजिंग इनअप्रोप्रिएट, अगर किसी मैनेजमेंट ने या उसी ने इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज की है, चाहे मैनेजमेंट ने भी, उनके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, एंटी अलग है, तो क्वेश्चनिंग माइंड से क्लियर हो जाता है। Professional skepticism is necessary for critical assessment of audit evidences. Very very important line. It is also include consideration of sufficiency and appropriateness of audit evidences. किसी भी ऑडिट एविडेंसेस की सफिशिएंटी और अप्रोप्रिएटनेस को बेटर करता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। Auditor cannot expected to disregard past experience of honesty and integrity of identity management and those. Nevertheless, it believes that management being honest. ओके सबसे पहले तो देखो बिलीव यही है, अब तुम किसी की ऑडिट करते हो, कहते हो नहीं नहीं फ्रॉड है, मैं मानती हूँ, मानने को तैयार ही नहीं हो तो बेटा ये तो डैश वाली बात है ना। आप लोगों को क्या करना है, आपको बिलीव होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ऑडिट जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए हैं वो पूरे ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर किया। अगर आपको कोई सबूत मिलता है क्वेश्चनिंग माइंड से तो आप उस पर फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो समझ में आया या नहीं आया आप लोगों? तो बच्चा लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 का विदाउट एसेस कंप्लीट होता है। अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आप और चीज क्या है, जो पीछे रेफरेंस दे रखा है वो है आपका SQC 1, SA 220, SA 201, 200, ये चीज है। तो आपका ये चैप्टर 11 कंप्लीट होता है यहाँ पे। आ, फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि कल से बैक टू बैक एसएस की क्लासेस हैं जो कि CA इंटर के लिए प्लस CA फाइनल के लिए, दोनों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ऐसे है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया हो, फटाफट से आपके इफ्रा जो मैंने IUPAC बताया था, वो सारे फॉर्मूले जो हुए थे, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी पूरी क्लास देख लेना। तो कमेंट कर देना जरूर। कोई प्रॉब्लम, दुविधा, परेशानी, डाउट्स आता है कमेंट में करो या टेलीग्राम में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक पूछोगे नहीं मैं नहीं बताऊंगी। ओके। सो जो नए हो तो फिर से गुजारिश है सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे लाइक कर देना और शेयर कर देना जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। कोई सजेशन कुछ भी चीज देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आई अप्रिशिएट ऑल योर सजेशन, ऑल योर फीडबैक्स। ओके थैंक यू सो मच गाइस। ओके तो भैया पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जल्द होगी जीत की दौड़ एटीट्यूड पे के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।